हाँ जी। आप जल्दी से आपकी परीक्षा आने वाली है, आप परीक्षा लिखेंगे। ध्यान रखिए, अगर आपको पोर्शन में भारत गान कविता दिया गया है, यानी आप परीक्षा के लिए भारत गान है, तो भारत गान कविता में क्या बात बताई गई है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। यानी उसका उद्देश्य कविता का सबसे पहली बात है, अगर कोई भी कविता, अगर एक या दो कविताएं आपको दी गई हैं तो आप उनके शब्दार्थ जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि शब्दार्थ यानी जो वर्ड मीनिंग है ना, वो आपसे जरूर पूछा जाएगा। कविता का आप जरूर पढ़ लीजिएगा। एक बात और बता दूं आपको, पोर्शन के लिए जो भी पाठ दिए गए हैं उनसे संबंधित, उनसे मिलते जुलते एसे राइटिंग के टॉपिक्स आपको जरूर दिए जाएंगे, यानी निबंध लेखन। तो आप उनसे मिलते जुलते जरूर कुछ इस तरह की तैयारी कर लीजिएगा, और आपको क्लास में यानी कक्षा में कुछ रिवीजन कार्य किया ही गया होगा, उससे मिलते जुलते कराए गए हैं, प्रश्न दिया गया होगा, जरूर ऐसा होता है। तो आप उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप अधूरा छोड़े हुए हैं तो आप पूरा कर लीजिए। एक बात मैं बता दूं आपको, सबसे पहला बिट होता है आईसीएसई बोर्ड के प्रश्न पत्र का, क्वेश्चन पेपर का एसे राइटिंग, निबंध लेखन। तो 250 से 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना रहता है। निबंध में जो आपको टॉपिक दिया गया है, सबसे पहले हमें उसका अर्थ यानी प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन देना होता है, समझाना होता है वह टॉपिक यानी वह विषय है क्या। उसके बाद हमें विषय वस्तु लिखना होता है, बॉडी। उसके बाद जो है आपको विषय विस्तार लिखना रहता है, यानी एक्सप्लेन करना रहता है उसकी एक एक बात को। उसके बाद उपसंहार लिखना रहता है, कंक्लूजन, मोरल, आपके अपने ओपिनियन की क्या है, कैसे है, आपके अनुसार क्या होना चाहिए, ये बात जो है आपको लिखनी होती है। तो आप निबंध लिखिएगा तो कम से कम 3 पैराग्राफ जरूर लिखिएगा, कम से कम 3, 4 भी हो सकता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद होता है निबंध लेखन। ध्यान दीजिए, भारत गान अगर कविता है तो निबंध के लिए आप भारत की विशेषता, भारत क्या है, यानी आपको, आप जानते होंगे ना, भारत में अनेक धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं। भारत अनेक विविधताओं से भरा हुआ है। भारत में देखिए कुछ ऐसे देश हैं इस धरती पर जहाँ केवल गर्मी ही गर्मी रहता है, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ रोज बारिश होती है, कुछ ऐसे हैं जहाँ ठंडा ही रहता है, जैसे ध्रुवीय प्रदेश जो है, पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, आपको पता ही है। लेकिन अपना भारतवर्ष, यहाँ जाड़ा भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है। यहाँ गोरे रंग के भी लोग रहते हैं, काले रंग के भी लोग रहते हैं। यहाँ हर धर्म, संप्रदाय, जाति के लोग मिलजुल के रहते हैं। तो अपना भारतवर्ष एक गुलदस्ता की तरह है, जिसमें कई हर रंग के फूल हैं, पत्ते हैं, जिससे यह गुलदस्ता महकता है। तो आप इस तरह की बातों से जरूर तैयार रहिएगा। कुछ पार्ट, जैसे मान लीजिए अगर आपको महायज्ञ का पुरस्कार दिया गया है, आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा के उद्देश्य से भी मैं बता रहा हूँ आपको, महायज्ञ का पुरस्कार है पाठ। अगर तो ध्यान दीजिएगा, किसी जीव जंतु जानवर की आपने कभी मदद किया हो, परेशान रहा हो, उसका अनुभव आपको लिखना रहता है। और निस्वार्थ भाव सेवा क्या होता है, वास्तव में यज्ञ और महायज्ञ क्या है, ये बताया गया होता है। एक बात फिर मैं आपको बता दूं, भारत गान कविता आपको समझ में नहीं आई है तो आप प्ले लिस्ट में जरूर देखिए, क्लास 8 वितान का भारत गान बाय उमेश सर मिलेगा। आप एक बार कविता पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। भारत गान में ये बताया गया है, बहुत सारी बातें बताई गई हैं उसमें, हमें समझाते हुए ना आपको प्रश्न भी हमने बताए हैं कि आप कौन से प्रश्न ज्यादा ध्यान दे लीजिए, या इस पैराग्राफ से क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। जरूर पढ़िए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। उस बात को मैं बार बार रिपीट क्यों करूँ, मैं बताया हूँ तो दोहराना नहीं चाहता हूँ, एक बार जरूर देख लीजिए आप वहाँ। दूसरी बात, महायज्ञ का पुरस्कार। महायज्ञ का पुरस्कार आपको साहित्य सागर प्लेलिस्ट है उसमें मिलेगा, क्योंकि महायज्ञ का पुरस्कार जो पाठ है आईसीएसई बोर्ड परीक्षा के सिलेबस में भी है। साहित्य सागर जो किताब है 9वीं 10वीं में पढ़ाई जाती है, और आपको 8वीं में भी है।
तो आप यहाँ से भी पढ़ लीजिए। 8वीं महायज्ञ का पुरस्कार। महायज्ञ का पुरस्कार में चूंकि देखिए क्लास में अगर रहे हैं कक्षा में तो आप समझे, ध्यान से सुने होंगे, तो आपको फिर से समझाने की जरूरत नहीं है, आप सारी बात अच्छे से जान ही गए होंगे। अगर नहीं जाने हैं तो महायज्ञ का पुरस्कार पाठ एक बार फिर से जरूर देख लीजिए। मैं महत्वपूर्ण प्रश्न अभी आपको बताऊंगा। देखिए, महायज्ञ का पुरस्कार में सेठ के किस काम को महायज्ञ कहा गया है? सेठ कहाँ और क्यों जा रहे थे? घर से वो कब निकले? अपने साथ वे क्या क्या लेकर के निकले? जिस जगह उन्होंने सोचा कि वो थोड़ा आराम करेंगे और खाना खाएंगे, वो जगह कैसी थी? फिर वहां उन्हें कौन दिखाई दिया? और चूंकि कुत्ता दिखाई दिया, ऐसा जो लग रहा था कि वो कभी भी मर सकता है, अब मर जाएगा। फिर कुत्ते को उन्होंने एक एक करके अपनी चारों रोटियां खिला दी। तो क्या सोच के वो अपनी एक एक रोटी उसे खिलाते गए? आप इन बातों को ध्यान से समझ लीजिएगा, बड़े अच्छे ढंग से बताया गया है। उसके बाद इनको जब ये कुंदनपुर पहुंचे, ध्यान दीजिए, अभी हमने पूछा कहाँ जा रहे थे, कुंदनपुर, ठीक। कुंदनपुर पहुंचने पर जो सेठानी थी उनकी किस बात को सुन करके इन्हें लगा कि इनके साथ मजाक किया जा रहा है। फिर उन लोगों ने या ये भी हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी यज्ञ क्यों नहीं बेचा और इनके द्वारा किया हुआ कौन सा कार्य महायज्ञ में बदल गया और इनके उस कार्य को, महायज्ञ को खरीदने के लिए उन लोगों ने, सेठानी ने ये कहा था कि आप अगर अपनी महायज्ञ बेचते हैं जो आज ही आपने किया है, यानी कुत्ते को उन्होंने रोटी खिला दिया निस्वार्थ भाव से, उन्होंने ये नहीं सोचा कि बदले में उनको क्या मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि आप अगर ये कार्य बेचना चाहते हैं ना तो बेचेंगे तो मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगी, यानी आप जितना कहेंगे मैं उतना पैसा आपको दूंगी। इन्होंने नहीं बेचा क्योंकि उस काम को उसे इन्होंने कहा कि यह तो मानवोचित धर्म है, यानी हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं और इंसानियत के नाते हमने ये किया है। तो इंसानियत के नाते हमने उस कुत्ते की मदद किया, उसके बदले में पैसे लूं, ये अच्छी बात नहीं है, मैं उसे नहीं बेच सकता। और ये वापस निराश होकर के घर आ गए। खैर, इन्होंने जब अपनी पत्नी को ये बात बताया, ध्यान दीजिए प्रश्न आता है कि इनकी पत्नी को क्यों गर्व हुआ इन पर। यही बात जान करके इनकी पत्नी को गर्व हुआ कि मेरे पति कितने ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हैं। विपत्ति में, विकट परिस्थिति में भी इन्होंने मानवोचित कार्य किया, यानी एक मनुष्य को, एक इंसान को जो करना चाहिए वो कार्य इन्होंने किया, इन्होंने लालच नहीं किया। इस बात को लेकर के कि वो बड़े स्वाभिमानी हैं। पत्नी को भी अपने पति पर गर्व हुआ कि मेरे पति बहुत ही अच्छे हैं और ऐसा भी होना चाहिए। फिर उन्हें किस प्रकार पता चला कि भाई नीचे तहखाना है, तहखाना में ये क्यों गए, वहां जाकर के इनको क्या आकाशवाणी सुनाई दी, फिर इनको क्या मिला, क्यों मिला, इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है, आदि बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। और फिर अगर आप पढ़ते हैं ना बहुरूपिया पाठ, बहुरूपिया से देखिए, चूंकि हमने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, बहुरूपियों का गढ़ किसे कहा जाता है, बहुरूपियों का काम क्या है, बहुरूपिये अच्छे भी होते हैं तो कैसे, बहुरूपिये अगर कहने से किसी को बुरा भी लगता है तो कैसे, ये बात हमने बार बार समझाए हैं। एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा कि हम क्या बोले थे, यानी मैंने आपसे क्या कहा था कि बहुरूपिये का मतलब क्या है। बहुरूपिये दोनों अर्थ में लिया जाता है, सम्मान के लिए भी और किसी की अगर हम लगभग थोड़ी सी बेइज्जती करना चाहते हैं उसमें भी हम कहते हैं ये आदमी बड़ा बहुरूपिया है। तो खैर, अगर आप ये बात सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि हाँ इसका मतलब क्या है, क्योंकि बहुत अच्छे से समझाया गया था उदाहरण दे करके, तो आप क्लास में रहे हैं तो आपको समझ में जरूर आ गया। और इसकी वीडियो भी है, आप उसे भी जरूर देखिएगा। बहुरूपिये से ये बहुत सारे प्रश्न आएंगे
जो हमने लगभग बार बार पूछे हैं, इस तरह से पूछे भी जाते हैं। और जब हम क्लास में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना, यानी जब पाठ पढ़ रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, तो कई बार हम आपसे कहते हैं कि आप इसे रेखांकित कर लीजिए, यानी अंडरलाइन कर लीजिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगर आप ऐसा किए होंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं लगेगा, काम आसान है। ठीक है, आगे फिर बताते हैं आपको। पत्र लेखन देखिए, आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों ही आएंगे, दोनों में से कोई एक आपको करना रहेगा। तो बड़ा आसान है, फॉर्मेट देख लीजिए। पत्र लेखन बाय उमेश सर, लेटर राइटिंग बाय उमेश सर, आपको इस चैनल पर मिलेगा। एक बार फॉर्मेट जरूर देख लीजिए, लिख भी लीजिए, लिख के प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। एक बार आप अभ्यास जरूर कर लीजिए, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात, पर्यायवाची शब्द आप जरूर पढ़ लीजिए, पर्यायवाची शब्द आपसे जरूर पूछा जाएगा। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है, सही शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली स्थान भरिए। तो जिस किसी भी पाठ में अंत में है, यानी कोई लेसन है और लेसन के लास्ट में आपको दिया गया है ना अभ्यास कार्य, ठीक है, ग्रामर का, व्याकरण का, तो कुछ है जहां जिस लेसन में भी है आप पढ़ लीजिए। लेसन रिलेटेड जितना ग्रामर है, व्याकरण है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, वहां से आप प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। दूसरी बात है, मुहावरे आप जरूर पढ़िएगा, मुहावरे, ठीक है, जैसे 9 2 11 होना मुहावरे होता है, इसका अर्थ है भाग जाना, फूले न समाना, यानी बहुत खुश होना आदि। ये उदाहरण के तौर पर हमने बताया, इस तरह के मुहावरे जो है आपसे कुछ पूछे जा सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आप उसके अर्थ लिखिए, या ये भी कहा जा सकता है कि आप मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको अगर सेंटेंस बनाने के लिए कहा गया तो आपको सेंटेंस बनाना है, अगर आपसे कहा गया कि अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए तो आपको दोनों करना होगा। तो प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर जो बिट है ना, जैसे पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है, तो आप हेडिंग भी लिखिएगा आपके आंसर शीट में, पर्यायवाची शब्द, और प्रश्न भी लिखिएगा। उसके बाद एक शब्द के लिए आपको उस 2 पर्यायवाची शब्द लिखने होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे प्रश्न पूछा गया आंख, ठीक, तो आंख का अब लिखेंगे पर्यायवाची शब्द, प्रश्न नंबर जो भी दिया गया है पर्यायवाची शब्द, और लिखेंगे आंख। आंख का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, बोलिए थोड़ा। नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, लोचन। तो आप कोई 2 लिख सकते हैं, नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, दृग, कोई 2 लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप। आपसे विलोम शब्द भी पूछा जा सकता है, ऑपोजिट, ध्यान रखिए। लिंग बदलिए भी पूछा जा सकता है, जेंडर चेंज करना है। तो आप इन बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा कि लिंग बदलिए का मतलब क्या है, पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या है। कुछ आपसे पूछे जाते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, यानी वाक्यांश के लिए कोई एक सेंटेंस रहेगा, उसके लिए आपको लिखना रहेगा 1 वर्ड। तो आप इस बात को भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। फिर आते हैं, जैसे कि हमने सारे बता ही दिए आपको, कुछ प्रश्न रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है, किसी कविता या जो कहानी आपने पाठ पढ़े हैं उनसे संबंधित जो है आपको कुछ लाइनें दी जाएंगी, कुछ पंक्तियां दी जाएंगी, और कहा जाएगा दिए गए पंक्तियों के गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ वक्ता और श्रोता कौन है पूछा जा सकता है, यानी कौन बोल रहा है। वक्ता मतलब स्पीकर, श्रोता यानी जो सुनने वाला है, ऑडियंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इन बातों को, यानी वक्ता और श्रोता, बोलने वाला, सुनने वाला कौन है, इन बातों को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा काम आएगा। सही लिख दिए तो एक ही वर्ड है, 1 मार्क्स, यानी उसके लिए 1 अंक आपको मिल जाएगा। आप गड़बड़ कर दिए, गलत लिख दिए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। और एक तीसरा बिट होता है पार्ट ए का ही तीसरा, अनसीन पैसेज, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन। एक अपठित गद्यांश आपको दिया जाएगा कुछ भी,
और उससे संबंधित आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न के लिए जो है निर्धारित रहेगा आपको 2 अंक। तो आप उस गद्यांश को, उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर उत्तर दीजिएगा। एक बार में समझ में न आए तो आपको पता है ना, पढ़ने के लिए समय दिया ही जाता है। आप अच्छे से 2 बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और फिर सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। नाम साफ साफ लिखना होता है ताकि समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है। आप अक्षरों को यानी अल्फाबेट्स जो आप नाम इंग्लिश में ही लिखिए, लिख रहे हैं तो, लेकिन साफ साफ सीधी अक्षर लिखिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। फिर उत्तर लिखते हैं तो प्रश्न नंबर जो क्वेश्चन पेपर में, प्रश्न पत्र में जो प्रश्न नंबर दिया गया है आपको वही लिखना है। आपको अपना ओन क्वेश्चन नंबर नहीं देना है। एक उत्तर पूरा हो जाए तो आप एक लाइन छोड़ दीजिए ताकि आपकी उत्तर पुस्तिका अच्छी दिखे और समझ में भी आ जाए कि यहाँ से आपने अगला दूसरा उत्तर लिखना शुरू किया है। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर पत्र लेखन, अगर आप लेटर लिखते हैं ना तो एक फ्रेश पेज पर शुरू भी कीजिए और उसी पेज पर खत्म भी कीजिए। यानी पत्र लिखना है तो आप पत्र लिखते समय एक ही पन्ने पर शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी वितान किताब है। यहाँ आप शुरू करते हैं पत्र लिखना तो आपको यहाँ खत्म कर देना है, आगे नहीं बढ़ना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक ही पेज पर खत्म हो जाना चाहिए। दूसरी बात है समय का ध्यान रखिएगा, हर प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा साफ साफ, सही सही। अभी के लिए इतना ही। जो पार्ट आपको समझ में नहीं आए होंगे आप जरूर चैनल पर है देख लीजिएगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ध्यान रखिए, मेहनत कीजिए कि आपको अच्छे अंक आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। परीक्षा के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। एक बात ध्यान रखिए, आप जहां भी रहें सावधान रहें, सतर्क रहें और इंसानियत बनाए रखें, अनुशासन में रहें, डिसिप्लिन में। आपका बोलना चलना अच्छे ढंग से होना चाहिए ताकि आपकी बातों को सुनकर के कोई भी हो प्रभावित हो, वाह बच्चा कितना अच्छा से बोल रहा है। तो ये सारी चीजें क्या वो कहते हैं, हमारे परिवार की ओर रिफ्लेक्ट करती हैं, दर्शाती हैं कि हम किस तरह के परिवार से आते हैं। अगर हमारा बोलचाल अच्छा है तो कोई भी कहेगा बच्चा बड़े अच्छे परिवार से आता है, माता पिता ने बड़ा अच्छा संस्कार दिया है। तो हम अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे परिवार से आते हैं, रहते हैं, तो हमारा संस्कार, हमारा बोलचाल, हमारा व्यवहार अच्छा ही होना चाहिए। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। किसी को हमें किसी भी तरीके से, चाहे वो कोई जीव जंतु ही क्यों ना हो, परेशान नहीं करना चाहिए, सताना नहीं चाहिए। कहते हैं ना, जियो और जीने दो। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हम इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय हिंदी।